चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चंस होंगे और इसे मैंने बहुत छांट करके आपके लिए तैयार किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखो, मैं इसे जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आपका कल एग्ज़ाम है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैंने जो जो बताया होगा आई होप आपने किया भी होगा। और मैं सोच रही हूँ मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊँ इसके बाद, ठीक है, जो कि आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड होगा। जेनेटिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं सारे उसमें कवर कराऊंगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, आनुवांशिकी पे आपको वो वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो आप मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, न्यूक्लियोसोम क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में या ऑप्शनल क्वेश्चन में ही आता है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? तो आप एक बात याद रखना कि आपका जो डीएनए होता है ना, डीएनए ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक आवेश होता है उस पर, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है उस पर। और आपका एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा हुआ होता है, ठीक है। और जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे लिपट जाता है तो उसी संरचना को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और इसको कुछ इस तरह बनाते हैं। देखो, ये क्या है आपका? ये मान लो हिस्टोन है, ठीक है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया। ये क्या है? हिस्टोन है, हिस्टोन, ठीक है। आप इस तरह बना भी सकते हो अपने एग्जाम में। हिस्टोन है, इसके ऊपर ही क्या लिपटा होता है? डीएनए लिपटा होता है। डीएनए इस तरह से इसके ऊपर लिपटा होता है, ठीक है, इस तरह से लिपटा होता है। इसी पूरी संरचना को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। यानी जब ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित हिस्टोन के अष्टक पर, अष्टक क्यों कहा गया हिस्टोन क्यों? क्योंकि 8 छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना होता है ये, ठीक है। हिस्टोन कितने में से मिला होता है? 8 छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? हिस्टोन अष्टक कहते हैं। इसी के चारों ओर डीएनए लिपटा हुआ होता है और इस पूरी संरचना को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये आपका पहला क्वेश्चन था। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका यौन संचारित संक्रमण के बारे में पूछा जाता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, एसटीडी का, तो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। आई भी हो सकता है, एसटीआई, मैंने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये भी आप कह सकते हो इसे, ठीक है। इसका हिंदी होता है यौन संचारित रोग, यानी कि ऐसे रोग जो यौन संपर्क बनाने से हों, ऐसे रोगों को कहा जाता है यौन संचारित संक्रमण, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके बुक में 2 तरह के रोग दे रखे हैं। ऐसे रोग जो जीवाणुओं से होते हों, इसका एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, तो एग्जाम्पल है गोनोरिया और सिफिलिस। ये दोनों रोग किससे होते हैं? ये ऐसे यौन संचारित रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं। कैसे होते हैं? जीवाणुओं से होते हैं। विषाणुओं से होने वाले अगर 2 यौन संचारित रोग की बात करूं तो वो है एड्स और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स एचआईवी नाम के वायरस से होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। विषाणु एक आपका और विषाणु द्वारा होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि है आपका हेपेटाइटिस बी, यानी कि यकृत शोथ बी, इस बीमारी का नाम है, ठीक है। और ये हेपेटाइटिस बी नाम के वायरस से होता भी है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास बात नहीं थी, बस आपको 2 नाम याद रखने हैं डिजीज के, जो कि आपके यौन संचारित होते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है, यानी कि जनन स्वास्थ्य में। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ड्रग्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स नशीले पदार्थ होते हैं। पहले तो इन्हें दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका ओवर यूज किया जाए, यानी कि अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए नशे के तौर पे, तो उसे हम ड्रग्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। ड्रग्स आपका दवाइयों को भी कहा जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ड्रग्स आपको 3 प्रकार के ड्रग्स पढ़ने हैं। मेन 3 तरह के ड्रग्स होते हैं। पहला होता है ओपियोइड। क्या होता है? ओपियोइड। ओपियोइड में आपसे पूछा जाता है कि यह किस पौधे द्वारा निकाला जाता है, तो उस पौधे का नाम है पोपी प्लांट। पोपी का दूसरा नाम अफीम पोस्त या फिर सोमनीफेरम भी होता है, ठीक है। अफीम पोस्त या सोमनीफेरम पोपी प्लांट का दूसरा नाम है। इनसे क्या मिलता है? ओपियोइड्स। ओपियोइड का ही दूसरा रूप होता है स्मैक या हीरोइन। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि आपका चीनी है, ठीक है, चीनी आपका ओपियोइड है। चीनी को पानी में आपने मिला दिया तो वो आपका स्मैक बन गया। चीनी को आपने पानी नींबू सबके साथ मिला दिया तो वो आपका हीरोइन बन गया। यानी चीनी को ही आपने अलग अलग रूपों में बदला हुआ है,
है ना। तो इसीलिए ओपियोइड्स का ही अलग अलग रूप है, स्मैक तथा हीरोइन, ये आप याद रखना। कभी आपसे पूछ लेता है स्मैक किस पौधे से मिलता है, हीरोइन किस पौधे से मिलता है, तो आप बता सकते हो पोपी नाम के प्लांट से। ये वही हीरोइन है जो आप मूवी वगैरह में सुनते हो ना, हीरोइन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो यही वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कोकेन या कोका एल्कलॉइड। कोकेन या कोका एल्कलॉइड क्या है? ये वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा मूवी वगैरह में कि कोकेन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कोकेन का प्लांट पूछता है कि कौन से प्लांट से ये मिलता है। तो प्लांट आपको याद रखना है एरिथ्रोजाइलम कोका, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। और इसी को कोक या क्रैक भी कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसे कोक या क्रैक भी कहते हैं। तो ये आपके 2 ड्रग्स हो गए। तीसरा ड्रग जो आपको याद रखना है वो है कैनाबॉइड्स, कैनाबिनॉइड। ओके, यह सिंपल तरह से भांग है। भांग तो जानते होगे ना, होली वगैरह, होली भी आने वाली है, होली में लोग भांग का सेवन करते हैं, आप मत करना। तो भांग का जो पौधा होता है, भांग के आपने पत्ते भी देखे होंगे, ये चढ़ाया भी जाता है, ठीक है। तो भांग जो होता है वो भांग में आपको एक तरह का केमिकल मिलता है, एक तरह का रसायन मिलता है जिसे कहते हैं कैनिबॉइड। कैनिबॉइड का ही अलग अलग परिवर्तित रूप है मेरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब क्या है, भांग से ही बनते हैं। ये सारी चीज़ें भांग के पौधे से ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, और इन सबको मिला करके हम कैनाबॉइड कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे में से कोई भी पूछ ले तो आप कहोगे किस पौधे से मिलता है, भांग के पौधे से मिलता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निकोटीन के बारे में। तो निकोटीन सिगरेट वगैरह में पाया जाता है। सिगरेट जानते हो, सिगरेट जो लोग पीते हैं, उस सिगरेट में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, और ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तंबाकू, तंबाकू के पौधे से निकोटीन निकलता है, ये आपको याद रखनी है। ओके, ये प्री बोर्ड के पेपर में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि निकोटीन किस पौधे से मिलता है, तो आप कहोगे तंबाकू से, ठीक है। और ये एक नशीला पदार्थ है। तो बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, आज का चौथा क्वेश्चन है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, ये आप बताओ। तो देखो, मधुमक्खियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है नर मधुमक्खी, दूसरी होती है रानी मधुमक्खी, और तीसरी होती है कार्यकर्ता मधुमक्खी। नर मधुमक्खी जो होती है वो अनिषेचित अंडे से बनती है, यानी जब अंडे का निषेचन नहीं होगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, नर मधुमक्खी में। अगर अंडा निषेचित हो गया तो या तो उससे रानी मधुमक्खी बनेगी या तो कार्यकर्ता बनेगी। रानी एक छत्ते में एक ही होती है, एक मधुमक्खी का छत्ता देखते हो ना, उसमें 1 या मैक्सिमम 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। बाकी सारी क्या होंगी, मैक्सिमम कार्यकर्ता होती हैं, यानी काम करने वाली, ठीक है। जो भी रस वगैरह लाती हैं मधुमक्खियाँ, जो भी काम, छत्ते बनाने का काम, सारा काम कौन करती है, कार्यकर्ता मधुमक्खी। अब इन दोनों में कैसे अलग करोगे, दोनों निषेचित अंडों से बनी है। तो रानी मधुमक्खी रॉयल जेली खाती है, ठीक है, एक स्पेशल तरह का जेली होता है रॉयल जेली, ठीक है, वो खाती है। और आपका कार्यकर्ता मधुमक्खी बी वैक्स खाती है। तो कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता, बस आपसे ये 3 बात याद रखना कि 3 तरह की मधुमक्खियाँ हैं। नर वाला अनिषेचित से बनता है, अनिषेचित अंडे से, और ये दोनों निषेचित अंडे से बनती हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है आपका अंतरोपण क्या होता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप इम्प्लांटेशन कहते हो। मुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती, पर हिंदी में थोड़ा सा अटक जाती हूँ, तो इग्नोर करना, ठीक है, कोई बात नहीं। अंतरोपण क्या होता है इसको ज़रा समझते हैं। देखो, जब भी नर युग्मक जब मादा युग्मक से मिलता है, मादा युग्मक से, यानी कि जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो क्या बनता है, युग्मज बनता है, यानी जाइगोट बनता है, ठीक है। ये जाइगोट कहाँ बनता है, आप याद रखना, जाइगोट कहाँ बनता है, निषेचन कहाँ होता है, ह्यूमन बींग्स में, हम लोगों में निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि फैलोपी नलिका में होता है, ठीक है। इसको अंडवाहिनी नलिका भी कहा जाता है, अंडवाहिनी नलिका या फैलोपी नलिका, ठीक है। इसी फैलोपी नलिका में कौन बनता है, युग्मज बनता है। अगर मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाऊं, वो आप तैयार भी कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये डायग्राम। तो ऐसा कुछ डायग्राम नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं फैलोपी नलिका। इस नलिका को, यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और क्या बनता है, युग्मज बनता है। युग्मज धीरे धीरे बड़ा होते हुए कहाँ आता है, गर्भाशय में। ये कौन सी जगह है, ये है गर्भाशय। गर्भाशय कहाँ आता है, गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में आने के बाद 9 महीने तक वो गर्भाशय में रहता है। तो जब ये आपका युग्मज बड़ा होकर के एम्ब्रियो बना देता है, यानी बड़ा होकर के एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है,
युग्मज से बाद में क्या बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, जब ये बड़ा होकर भ्रूण बनाता है तो भ्रूण आकर के गर्भाशय से चिपक जाता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया भ्रूण का गर्भाशय से चिपकना ही क्या कहलाता है, अंतरोपण कहलाता है या इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, आप नोट कर लो, भ्रूण का गर्भाशय से आकर के चिपक जाना, ठीक है, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना ही क्या कहलाता है, अंतरोपण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 से ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन है आपका जैव प्रौद्योगिकी से, बायोटेक्नोलॉजी से। उसमें मैंने आपको ये पहले से बता रखी हूँ, मैंने ये वीडियो बना रखा है, पर फिर भी क्योंकि आपका लास्ट रिवीजन चल रहा है तो मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है। आपसे बीटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि बीटी है क्या। तो बीटी का मतलब होता है एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिनजिएंसिस। ठीक है, थुरिनजिएंसिस ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, इस बैक्टीरिया से कोई जीन निकालकर अगर हम पौधे में डाल देते हैं तो वो पौधा हमारा जो भी पेस्ट होते हैं, जो भी कीट होते हैं ना, उनके लिए प्रतिरोधी बन जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये जैसे ही हम पौधे में डालते हैं वो पौधा क्या बन जाता है, प्रतिरोधी बन जाता है। किसके लिए, कीटों के लिए। यानी हमें कीटनाशक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम बीटी का कोई जीन, बीटी का एक जीन होता है, उस जीन को कहा जाता है क्राई जीन। क्राई नाम का एक जीन होता है इस बैक्टीरिया में, वो जीन निकाल के जब हम पौधों में डाल देते हैं तो हमारा पौधा कीट के लिए प्रतिरोधी हो जाता है, यानी कीड़ों के लिए प्रतिरोधी हो जाता है। तो आपसे पूछा जाता है ऐसा किन किन प्लांट में किया गया है, किन किन पौधों में डाला गया है, तो आप कहोगे कपास में, मक्का, धान, टमाटर, आलू, सोयाबीन। याद कैसे रखोगे, आसान भाषा में, टमाटर, आलू, सोयाबीन की सब्जी, धान यानी चावल के साथ खा लो, मक्के की रोटी भी साथ में ले लो, और कपास तो आपको याद रहता है, बीटी कॉटन, है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको, छोटी सी ट्रिक है ताकि आपको याद रहे। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है आपका अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन समझने से पहले हम थोड़ा सा आर्तव चक्र समझ लेते हैं, यानी कि मासिक धर्म समझ लेते हैं। ये क्या होता है, देखो, कोई भी फीमेल है, कोई भी औरत है, ठीक है, कोई भी लड़की है या औरत है, ह्यूमन की बीइंग की बात कर रही हूँ, इंसानों की बात कर रही हूँ, उसमें क्या होता है, हर महीने एक चक्र चलता है। उस चक्र को कहते हैं मासिक चक्र, क्योंकि महीने के हिसाब से चल रहा है। कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का, या हर महिला में थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन आइडियल माना जाता है कि 28 दिनों का होगा। ठीक है, उसी चक्र को आर्तव चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है, मासिक चक्र कितने दिन का, 28 दिन का होता है। 14वें दिन क्या होगा, इस चक्र में 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन आपका जो एग होता है, अंडाणु होता है, वह अंडाशय से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अंडाशय से अंड कोशिका का या अंडाणु का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, आपका अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, 14वें दिन अंडाणु अंडाशय से बाहर निकाल दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, और इस दिन 14वें दिन 3 हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है। 3 हार्मोन की मात्रा, एस्ट्रोजन, एलएच और एफएसएच, ये क्या है, तीनों हार्मोन है। ठीक है, इन तीनों हार्मोन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है 14वें दिन। ये भी आपसे पूछा जाता है कि किस हार्मोन की मात्रा, इन तीनों हार्मोन की मात्रा किस दिन ज़्यादा होती है, 14वें दिन ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, मासिक धर्म होता कब है, जब यह जो बाहर निकला हुआ अंडाणु है ना, यह अगर निषेचित ना हो तभी जा करके क्या होगा, तभी ऋतुस्राव होता है, यानी कि रजोधर्म होता है। ठीक है, यानी कि योनि से ब्लड रिलीज होता है हर महीने के अंत में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंडा निषेचन नहीं हो पाता, अंडे का निषेचन नहीं हो पाता, तो 3 से 5 दिनों तक योनि से ब्लड का रिलीज होता है, यानी कि ऋतुस्राव या रजोधर्म होता है, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। याद रखना, मेंस्ट्रुएशन ऋतुस्राव को कह रहे हैं, ये 3 से 5 दिनों के लिए हो रहा है, यानी योनि से ब्लड का बाहर निकलना, रक्त का बाहर निकलना, ये आपका ऋतुस्राव कहलाता है। और पूरी साइकिल जो 28 दिनों की है उसे मासिक चक्र कहते हैं। बात समझ में आ रही है, मासिक चक्र 28 दिनों का है और ऋतुस्राव 3 से 5 दिनों का है, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपके हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड है। 9वां और 10वां क्वेश्चन हेल्थ एंड डिजीज में, यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये वाला चैप्टर जो आपका है, उसमें एमीबियासिस दे रखा है एक रोग। ठीक है, जिसे अमीबिक पेचिस भी कहते हैं।
आपसे पूछा जाता है यह किस के द्वारा होता है, तो आप कहोगे यह एक प्रोटोजोआन द्वारा होता है जो कि है एंटमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, उस रोगाणु का नाम क्या है, वो है एंटमीबा हिस्टोलिका। और यह रोग कहाँ होता है, आपकी आंतों में होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है टीकाकरण। अब कोविड पीरियड में आप इतना तो जानते हो कि टीका लगाया गया था, वैक्सीन लगाना इसे कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, प्रतिजन होते हैं। प्रतिजन मतलब जो भी आपके रोगाणु होते हैं ना, उन पे छोटे छोटे अणु होते हैं। ठीक है, उन्हीं अणुओं को प्रतिजन कहा जाता है। आपकी बॉडी उन्हीं प्रतिजनों को पहचानती है और उससे लड़ने का काम करती है। ठीक है, तो आपकी बॉडी प्रतिजनों से क्या करती है, लड़ती है। उसके प्रति हमारे बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक है, लेकिन किसी के प्रति अगर प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो हम क्या करेंगे, उनके प्रतिजनों को बॉडी के अंदर डालेंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर डालेंगे और यही बॉडी के अंदर डालना इंजेक्शन के माध्यम से, इसी को टीकाकरण कहा जाता है। लो, ट्रेन का भी आने का टाइम हो गया। अब कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन पे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टीकाकरण मतलब होता है कि प्रतिजनों को बॉडी के अंदर डालना ताकि आपकी बॉडी, आपका शरीर उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सके खुद से। ठीक है, खुद ही लड़ सके उससे। अच्छा, आप कहोगे मैम प्रतिजन डाल देंगे तो बीमार हो जाएंगे। देखो, प्रतिजनों को ऐसा करके डाला जाता है, उनको कमज़ोर करके डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी बीमार ना हो। ठीक है, उनको कमज़ोर करके डाला जाता है। और कोई पहले से बीमार व्यक्ति है तो उसके अंदर नहीं डालते कभी भी वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन जब आप सही सलामत होते हो तभी आपको टीका दिया जाता है, तभी आपका टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ मैं कोशिश करूंगी आज एक और वीडियो मैं आपके लिए बना दूं जो कि अनुवांशिकी पे हो, अनुवांशिकी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो मैं उस पर बना दूं। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ, तभी मैं आज आपके लिए बना दूंगी। 7 या 7:30 बजे तक मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।